make a mistake. I simply never do. हाँ जी, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। आज फ्रांस की क्रांति के बाद में फ्रांस की क्रांति का अगला टॉपिक जो है नेपोलियन बोनापार्ट, वो हम शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी खूब आलोचना होती है, जिसकी खूब प्रशंसा होती है, जिसे कई लोग हीरो बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसको विलन मानते हैं। कुल मिला के एक ऐसा व्यक्तित्व है नेपोलियन जिसका जीवन कुछ ना होने से लेकर बहुत कुछ या सब कुछ होने तक रहा और उसके बाद में सब कुछ खो दिया हो, यानी कुछ नहीं हो, लगभग यूरोप पर राज करता हो और उसके बाद में सब कुछ खो देता हो। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने दम पर यूरोप पर राज किया हो, जिसने अपने दम पर फ्रांस की क्रांति के बाद में यूरोप में या फ्रांस में एक बार फिर से मोनार्क स्थापित किया हो, यानी निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की हो। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में खूब युद्ध लड़े हो, एक ऐसा योद्धा जिसके खूब सारे अचीवमेंट्स हैं और बहुत बड़ी विफलता भी उसकी है। आलोचना करने वाले इसको विलन बताते हैं, प्रशंसा करने वाले इसको हीरो के रूप में मानते हैं। पिछले वर्ष इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी रेडली स्कॉट के द्वारा, जिसका टाइटल भी था नेपोलियन। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप वो मूवी भी देखें। तो इस टॉपिक की शुरुआत आपको पीछे दिख भी रहा होगा, जो एक पिक्चर दिख रही है आपको, जिसमें नेपोलियन को बताया गया है। इस पिक्चर को लेकर भी ऐसा बताया जाता है कि नेपोलियन ने अपने आप को जूलियस सीजर से कंपेयर करते हुए ये पेंटिंग बनवाई थी, क्योंकि नेपोलियन के आदर्श भी थे। नेपोलियन अपने आदर्श जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को मानते थे। तो उनके जैसी अपनी कोई पिक्स बनवाना या अपनी कोई पेंटिंग बनवाना कोई बड़ी बात भी नहीं थी उनके लिए, क्योंकि उनके आदर्श थे वो, उनसे अपने आप को ये जोड़ते भी थे। तो सबसे जोरदार योद्धा ना केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के बल्कि ओवरऑल हिस्ट्री के सबसे गजब योद्धा की आज हम बात करने जा रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की। तो शुरू में हम बात करेंगे इनके सामान्य जीवन की, जन्म कहां पर हुआ, किस तरह से था। तो नेपोलियन जो था, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में एक जगह है कोर्सिका द्वीप, और इस कोर्सिका द्वीप में जो जगह है उसका नाम था अजासियो। अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। कोर्सिका द्वीप नेपोलियन के जन्म से ठीक एक साल पहले, यानी 1768 में कोर्सिका द्वीप फ्रांस के अंडर में गया था। यानी फ्रांस का अधिकार कोर्सिका द्वीप पर 1768 में हुआ था। इससे पहले कोर्सिका द्वीप में आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, और इस आजादी के संघर्ष में नेपोलियन के पिता भी शामिल थे। तो नेपोलियन के जो पिता थे उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट, और इनकी मां का नाम था लेटिजिया रमोलिना। तो कार्लो बोनापार्ट कोर्सिका द्वीप की आजादी के लिए संघर्ष में ये भी शामिल थे, और कोर्सिका द्वीप की आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे पास्क्वाले पाउली। इनके नेतृत्व में संघर्ष चलता है। इससे पहले जब फ्रांस का अधिकार होता है, उससे पहले कोर्सिका द्वीप जो था वो रिपब्लिक ऑफ जेनेवा के अंडर में था, जो इटली का एक राज्य होता था या एक टेरिटरी जो होती थी इटली की, उसके अंडर में आया करता था, क्योंकि इस समय इटली जैसा कोई देश नहीं था।
इटली का बाद में एकीकरण होता है, सारी जो टेरिटरीज होती है या हम ये कह सकते हैं जितनी भी इसकी रियासतें थी इन सबको मिलाकर एक देश बनाया गया था इटली। उससे पहले इटली भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो इन्हीं एक भाग में या एक भाग का जो नाम था उसका नाम था जेनेवा। जेनेवा के अंडर में कोर्सिका द्वीप आया करता था या इसका एक हिस्सा था। कुछ समय बाद में वहां पर पाउली के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्ष चलता है। जेनेवा के ऊपर बहुत सारा ऋण हो जाता है और इस ऋण को चुकाने के लिए जेनेवा ने कोर्सिका द्वीप को फ्रांस को बेच दिया। एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सा या ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। उसके तहत ये जो कोर्सिका द्वीप जो था वो फ्रांस को दे दिया गया था। जैसे ही कोर्सिका द्वीप के ऊपर फ्रांस का अधिकार होता है उसके बाद में भी पाउली के नेतृत्व में आंदोलन चलता है, लेकिन फ्रांस बहुत ताकतवर देश था इस समय और फ्रांस का सामना करना पाउली के लिए या यहां के जो आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उनके लिए आसान काम नहीं था। इसलिए ये सारे के सारे जो थे यानी पाउली जो थे, जैसे हम मैप में बात करें, इस मैप में इटली जो है, इटली के ठीक नीचे आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा साइड में जो है, ये जो यहां पर जो द्वीप दिखाई दे रहा है जो आइसलैंड है, इस जगह पर यह कोर्सिका है। और यहां से कोर्सिका पहले यहां जो जेनेवा जो हुआ करता था उसके अंडर में आया करता था और अब फ्रांस के अंडर में था। पाउली के लिए इसका सामना करना यानी फ्रांस का सामना करना आसान नहीं था, इसलिए पाउली भागकर इंग्लैंड चले जाते हैं। और कुछ समय बाद में नेपोलियन के पिता यानी कार्लो बोनापार्ट जो है वो फ्रांस की सरकार के समर्थक हो जाते हैं और फ्रांस की सरकार के द्वारा यानी फ्रांस के में जो राजा होते थे लुई सोलवे, इस समय क्रांति जो हुई थी तो लुई सोलवे जो था उसने इसको कई पदों पर नियुक्त भी किया था, यानी कार्लो बोनापार्ट ने फ्रांस की सहायता से कई बड़े पद भी प्राप्त किए थे। कुल मिला के कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता पास्क्वाले पाउली से अलग हो जाते हैं। इस कारण से पाउली नेपोलियन के परिवार से नफरत करते थे। नफरत इसलिए भी करते थे क्योंकि बीच में ही उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया था। नेपोलियन खुद भी कहा करता था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मेरा देश मर रहा था, क्योंकि इसका जन्म 1769 में होता है और 1768 में इस द्वीप के ऊपर फ्रांस का अधिकार हो जाता है। नेपोलियन खुद कोर्सिका द्वीप को आजाद करवाना चाहता था और नेपोलियन खुद पाउली को अपना आदर्श मानता था और कई प्रयास बाद में वो करता भी है कि पाउली के साथ में उसके ठीक ठाक संबंध हो, लेकिन पाउली नेपोलियन के परिवार से नफरत करता था। तो कुल मिला के कहानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहानी यही है कि इसी कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान पर नेपोलियन का जन्म हुआ। क्योंकि अब कोर्सिका फ्रांस के अंडर में चला गया था और नेपोलियन के जो पिता थे वो भी फ्रांस के समर्थक बन जाते हैं, इसलिए कुछ समय बाद में ये कोर्सिका से फ्रांस चले जाते हैं। कहा जाता है कि बचपन में नेपोलियन मिट्टी के किले बनाया करता था और इन किलों को तोड़ा करता था, रेखाएं खींचता था जमीन पे और उनको मिटा दिया करता था। एकांत स्वभाव का व्यक्ति था। स्कूल में भी ऐसा बताया जाता है कि वो अकेला बैठता था, क्योंकि जब ये फ्रांस में पढ़ा करता था तो फ्रांस के स्कूल के जो बच्चे होते थे वो इनको चिढ़ाया करते थे, क्योंकि ये लोग कोर्सिका से आए थे। इसलिए नेपोलियन ज्यादातर समय अकेला रहता था और जो इसको चिढ़ाया करते थे उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। शायद रूसो ने ठीक कहा था कि कोर्सिका द्वीप एक दिन यूरोप को चमत्कृत कर देगा, और रूसो की बात सत्य भी होती है, क्योंकि इसी कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म होता है। अब नेपोलियन फ्रांस आ जाता है। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट एक सामान्य वकील होते हैं, बाद में कुछ जो पद होते हैं स्टेट के जो पद होते हैं उनमें भी जाते हैं, और इसी अप्रोच के कारण नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की बाद में। और सैनिक शिक्षा उन्होंने दो जगह से प्राप्त की थी, पहले ब्री और बाद में पेरिस से। यानी कुल मिलाकर पेरिस और ब्रीन से
नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय बाद नेपोलियन फ्रांस की सेना में आर्टिलरी का मतलब होता है तोपखाना, तोपखाने में इसकी पोस्टिंग होती है, यानी लेफ्टिनेंट के रूप में तोपखाने में नेपोलियन की पोस्टिंग होती है। अब नेपोलियन सेना में शामिल होने के बाद में फ्रांस की सेना की ओर से कई युद्धों में भाग भी लेता है। इसका सबसे पहला जो बड़ा युद्ध था जिससे नेपोलियन को पूरे फ्रांस में जो एक सम्मान मिला या जिस काम से इसको सम्मान मिला था, वो जगह थी तूलो। जो तूलो बंदरगाह था, ये तूलो बंदरगाह के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। हमने पहले भी बात की थी कि जिस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी, फ्रांस की क्रांति को हमने 4 चरणों में पढ़ा था और 4 चरणों में सबसे पहला चरण था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बाद में आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली का समय रहता है 1791-92। राजा को जब हटा दिया जाता है 1792 में, उसके बाद में फ्रांस में एक नया संविधान बनाने का काम नेशनल कन्वेंशन को सौंपा जाता है, और तीसरा चरण फ्रांस की क्रांति में शुरू हुआ था, वो था नेशनल कन्वेंशन, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने लुई सोल्वे के ऊपर मुकदमा चलाया था और लुई सोल्वे को गिलोटिन कर दिया था, यानी उसको मृत्युदंड दिया था। जैसे ही लुई सोल्वे को मृत्युदंड दिया जाता है, उसी के साथ में पहला संघ, या हम ये कह सकते हैं पहला कोएलिशन जो होता है, वो फ्रांस के विरुद्ध बनता है, जिसको हमने फर्स्ट कोएलिशन नाम दिया था। या फर्स्ट यूनियन भी हम लोग बोल सकते हैं। इस कोएलिशन में 2 देश पहले से शामिल थे, एक था ऑस्ट्रिया और एक था पर्सिया, यानी पर्सा। और इन देशों के साथ में अब इंग्लैंड भी शामिल हो गया था, हॉलैंड भी इनके साथ में हो गया था, और भी छोटे मोटे देश थे, जैसे सार्डिनिया इटली की जो एक रियासत थी, वो भी इसमें शामिल हो गई थी। कुल मिला के 1793 में फ्रांस के विरुद्ध एक गठबंधन बनता है कुछ मजबूत देशों का, जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, और उन्होंने पहला गठबंधन बनाया था जिसमें मुख्य भूमिका इंग्लैंड की रहती है, क्योंकि इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली देश था। तो इंग्लैंड ने एक बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, और यह बंदरगाह था तूलो। इस तूलो बंदरगाह को आजाद करवाने का काम, या यहां से अंग्रेजों को निकालने का जो काम किया था, वो काम 1793 में नेपोलियन ने किया था। तो नेपोलियन ने 1793 में तूलो बंदरगाह, जो या इसको टूलोन भी कह सकते हैं, यहां से अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया था। और जैसे ही अंग्रेजों को निष्कासित किया, उसी के साथ में नेपोलियन फ्रांस में एक अच्छा नाम कमा लेता है। यानी पहली बार जिस उपलब्धि से नेपोलियन का नाम फ्रांस में होता है, वो जगह थी तूलो से अंग्रेजों को निष्कासित करना, जो कि घटना थी 1793 की, 1793 की घटना थी। अब नेशनल कन्वेंशन एक संविधान बनाने का काम कर रहा था। हमने क्रांति के समय पढ़ा भी था कि इस समय फ्रांस में आंतरिक और बाहरी दोनों ही समस्याएं चल रही थी। कुछ लोग क्रांति के समर्थक होते हैं और कुछ लोग क्रांति के विरोधी होते हैं। आंतरिक स्थिति की बात करते हैं तो कुछ लोग संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे और कुछ लोग गणतंत्र के समर्थक थे। नेशनल कन्वेंशन अपना काम कर रही थी, लेकिन जो प्रतिक्रांतिकारी थे, जो क्रांति का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने नेशनल कन्वेंशन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब नेशनल कन्वेंशन के ऊपर आक्रमण उन लोगों ने किया, तो उस समय इस भीड़ को या इन प्रतिक्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए नेपोलियन को बुलाया गया। तो 1795 में नेपोलियन के जीवन की सबसे अहम घटनाओं में से एक घटना थी कि इसने पेरिस में उन लोगों को कंट्रोल किया या उस भीड़ को कंट्रोल किया जो नेशनल कन्वेंशन के ऊपर अटैक करते हैं। इससे पहले भी नेपोलियन, हमने बात की थी फ्रांस की क्रांति में आतंक का राज्य जिसकी स्थापना करता है रोब्सपियर का सहयोगी भी रहा था, जिसके कारण उसको जेल में भी डाला गया था। लेकिन अब रोब्सपियर की मृत्यु के बाद में जिस घटना को हमने नाम दिया था थर्मिडोरियन कू,
उस घटना के बाद में नेपोलियन के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए वापस नेपोलियन फ्रांस की सेना में अच्छे पद पर चला जाता है। चूंकि 1793 में अंग्रेजों को तुलो बंदरगाह से निकाल देता है, तो अब नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल बन जाता है। और 1795 में जब ये जो कन्वेंशन था, नेशनल कन्वेंशन जो था, जिसका जो फ्रांस का एक नया संविधान बनाने का काम कर रहा था, इसके ऊपर जब भीड़ ने आक्रमण किया तो इसे रोकने का या इसे बचाने का काम नेपोलियन करता है। पहली बार पेरिस में भीड़ को कंट्रोल किया गया था। इससे पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि भीड़ राजा को बंदी बनाकर ले जाती है, कोई रोक नहीं पाता है। तो पेरिस में भीड़ को काबू करने का काम नेपोलियन ने किया, पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया। उसके बाद में नेपोलियन अब वास्तव में नेशनल कन्वेंशन के लोगों में भी एक अच्छा स्थान बना चुका था। फ्रांस में नेपोलियन की बातचीत, या हम ये कह सकते हैं कि नाम चल रहा था इस समय अब। और इसी समय की बात ये बताते हैं कि जब पेरिस में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी तो लोगों के हथियार लिए जा रहे थे। हथियार इसलिए लिए जा रहे थे क्योंकि फ्रांस में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। जब लोगों से उनके हथियार लिए जा रहे थे, छीने जा रहे थे, उसी समय एक कहानी बताई जाती है कि एक छोटा सा बालक अपने पिता की तलवार नहीं दे रहा था। उस किताबों में आप लोग पढ़ लोगे बंदूक नहीं दे रहा था, जो भी हो, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं कि छोटे से बच्चे से क्या वो क्या नहीं दे रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पिता की तलवार नहीं दे रहा था, और उस बच्चे को पकड़ के नेपोलियन के पास लाया गया। नेपोलियन को बताया गया कि ये बच्चा ये तलवार नहीं देना चाह रहा है। नेपोलियन ने उस बच्चे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस बच्चे ने बताया कि ये मेरे पिता की तलवार है और मेरे पास में मेरे पिता की एकमात्र निशानी भी है। यह बच्चा था जोसेफिन ब्यूहार्ने। जो एक विधवा थी, और इसके पति का नाम था अलेक्जेंडर, जो आतंक के राज्य के दौरान मार दिया गया था। जोसेफिन ब्यूहार्ने इस समय जितनी भी शाही पार्टियां होती थी उनका एक मुख्य केंद्र भी हुआ करती थी। विधवा जरूर थी लेकिन इसकी पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा थी। तो जोसेफिन ब्यूहार्ने की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी इस समय ये विधवा है। चूंकि इसका जन्म 1763 में हुआ था, तो हम ये भी मानते हैं कि नेपोलियन से 6 साल बड़ी भी है। इसके पति की हत्या कर दी गई थी, गिलोटिन कर दिया गया था इसका पति। आतंक के राज्य के दौरान अलेक्जेंडर जो था इसका पति, उसको मार दिया गया था। 2 बच्चे थे इसके, एक बच्चे का नाम था यूजियन और एक बेटी थी इसकी हॉर्टिन्स। ये कहा जाता है कि नेपोलियन जब इस बच्चे से मिलता है अपनी तलवार के लिए, अपने पिता की तलवार के लिए ये जिद करता है, तो नेपोलियन इस बच्चे को वापस वो तलवार दे देता है। ये बच्चा खुशी खुशी अपने घर जाता है। इसकी मां को पता चलता है कि नेपोलियन ने इसके पिता की तलवार इसको वापस लौटा दी। अगले दिन जोसेफिन ब्यूहार्ने नेपोलियन से मिलने आती है, तो नेपोलियन को इस बात का धन्यवाद देती है कि उसने उसके बच्चे की इच्छा का सम्मान रखा। उसके बाद में नेपोलियन को दावत पर बुलाया जाता है, मीटिंग्स बढ़ती है, नंबर आपस में लिए जाते हैं, चैटिंग वेटिंग होती है, आगे तक मामला बढ़ता है। और 1796 में नेपोलियन जो था उसने जोसेफिन ब्यूहार्ने से ही विवाह किया था। कुल मिला के नेपोलियन की शादी जोसेफिन ब्यूहार्ने से होती है। अब इससे आगे हम बात करें नेपोलियन की, तो सबसे पहली राजनीतिक उपलब्धि, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी उसकी वो ये रही कि तुलो बंदरगाह से इसने अंग्रेजों को निकाल दिया। और उसके बाद में दूसरी उपलब्धि ये रही कि पेरिस की भीड़ को इसने कंट्रोल किया। जब पेरिस की भीड़ नेशनल कन्वेंशन के ऊपर अटैक करती है उस समय, क्योंकि नेपोलियन बहुत अच्छा सैनिक और सेनापति था, इसलिए जो कोलिशन बना हुआ था
जिसमें ऑस्ट्रिया, पर्सिया, इंग्लैंड, हॉलैंड ये सारे के सारे लोग देश शामिल थे। 1796 में 1796 में नेपोलियन को एक अभियान के लिए भेजा जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 1795 में डायरेक्टरी का शासनकाल आता है। तो 1795 के बाद में नेपोलियन जो है उसे एक अभियान के लिए भेजा गया, एक मिशन के लिए भेजा गया, और यह मिशन स्पेशली दो देशों के विरुद्ध था। एक देश था इटली और एक देश था ऑस्ट्रिया। नेपोलियन ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने से पहले इटली के ऊपर आक्रमण करता है और इटली की एक जो रियासत थी सार्डिनिया, सार्डिनिया को पराजित कर देता है। सार्डिनिया जो है वो संधि करने के लिए बाध्य होता है और सार्डिनिया ने दो क्षेत्र, एक क्षेत्र था सेवोई और एक और क्षेत्र था नीस, ये दोनों के दोनों क्षेत्र नेपोलियन को देता है। इसके बाद में नेपोलियन ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है और ऑस्ट्रिया को पराजित करता है। कुल मिला के एक बार फिर नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इटली के सार्डिनिया को पराजित करता है और ऑस्ट्रिया को भी पराजित करता है। इस अभियान के बाद में वापस नेपोलियन फ्रांस लौटता है। जिस समय नेपोलियन फ्रांस लौटता है उस समय डायरेक्टरी का शासनकाल चल रहा था और डायरेक्टरी की हमने बात की थी कि डायरेक्टरी भ्रष्टाचार से परिपूर्ण थी। इसके सदस्य भ्रष्ट थे। 5 सदस्य जो थे डायरेक्टर जो हुआ करते थे वो 5 थे। फ्रांस में अभी तक परिस्थितियां सुधरी नहीं थी, अभी भी अराजक स्थितियां बनी हुई थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही नेपोलियन इटली और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान में शामिल होकर वापस लौटता है, उसके बाद में डायरेक्टरी का सदस्य बनने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी उम्र कम होती है, इसलिए डायरेक्टरी का सदस्य नहीं बन पाता है। चूंकि नेपोलियन इस समय तक फ्रांस में बड़ा लोकप्रिय हो गया था, इसलिए डायरेक्टरी के सदस्यों के लिए भी यह चिंता का विषय था कि कहीं नेपोलियन डायरेक्टरी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए डायरेक्टरी के सदस्य चाहते थे कि नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखा जाए। जब नेपोलियन वापस फ्रांस लौट के आया, उसके बाद में 1797-98 में डायरेक्टरी ने सॉरी 1798-99 में अगले अभियान के लिए भेजा गया और यह अभियान था मिस्र अभियान, जिसे हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं, यानी मिस्र अभियान के लिए भेज दिया गया। अब एक नए अभियान पर नेपोलियन जा रहा था। यह जो अभियान था बेसिकली इंग्लैंड के खिलाफ था। और इस अभियान पर इंग्लैंड के विरुद्ध जब नेपोलियन जाता है तो उसने आक्रमण मिस्र पर किया। इसके पीछे कारण क्या था कि इंग्लैंड का जो साम्राज्य था या उसकी ताकत का जो कारण था वो उसका पूर्वी साम्राज्य था, जो भारत, चीन इधर फैला हुआ था। तो इंग्लैंड का कुल मिला के बात करें तो साम्राज्य भारत की तरफ था और इंग्लैंड को बहुत बड़ी ताकत भारत से जो रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे थे उनसे भी मिल रही थी। इसलिए नेपोलियन ने योजना यह बनाई कि किसी प्रकार से यदि आक्रमण इंग्लैंड पर डायरेक्ट नहीं करके मिस्र पर किया जाए, इजिप्ट पर किया जाए, यहां पर आक्रमण किया जाए, या इन क्षेत्रों के ऊपर, ये वाले जो क्षेत्र है इनके ऊपर यदि पकड़ बना ली जाए तो नेपोलियन इंग्लैंड को पूर्व में जाने से रोक पाएगा, या फ्रांस जो है वो इंग्लैंड की ताकत को कम कर देगा।
क्योंकि इंग्लैंड जो है वो इधर से होते हुए भारत तक पहुंच रहा था, ये जो रास्ते थे इधर से होते हुए भारत तक पहुंच रहा था। और इस समय भारत की यदि आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो यहां जो राज्य था वो था मैसूर, और मैसूर राज्य का जो राजा था वो था टीपू सुल्तान। यह भी दावा किया जाता है कि नेपोलियन ने टीपू सुल्तान से भी इस बात के लिए प्रयास किए कि इधर टीपू सुल्तान की सहायता नेपोलियन करेंगे, क्योंकि मैसूर आंग्ल मैसूर जो युद्ध चल रहे थे वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध चल रहे थे, यानी अंग्रेजों को युद्ध टीपू सुल्तान के विरुद्ध चल रहे थे। तो टीपू सुल्तान की सहायता के लिए भी यहां पर प्रयास हुए थे, और नेपोलियन ने इस बात का वचन भी दिया था कि वो टीपू सुल्तान की मदद करेंगे। इसीलिए इंग्लैंड को यहां तक रोकने के लिए पूर्वी मार्गों में या पूर्व तक पहुंचने के लिए मार्गों पर एक बैरियर खड़ा करने के लिए उसने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, मिस्र पर आक्रमण किया, और मिस्र पर सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया के ऊपर अधिकार किया। अलेक्जेंड्रिया के बाद में काहिरा के ऊपर अधिकार कर लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही यहां पर अबूकर की खाड़ी में, यानी नील नदी के मुहाने पर जो अबूकर की खाड़ी है, वहां पर एक युद्ध हुआ जो ब्रिटिश एडमिरल जो था नेल्सन के साथ में, नेल्सन से नेपोलियन की सेनाएं पराजित हो जाती है। तो कुल मिला के नेपोलियन इजिप्ट यानी मिस्र में अभियान करता है, लेकिन जल युद्धों के मामले में देखा जाए या जल शक्ति के मामले में देखा जाए तो इस समय इंग्लैंड सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए नेपोलियन अबूकर की खाड़ी में या नील के युद्ध में पराजित हो जाता है। यह जो मिस्र था वो तुर्की के सुल्तान के अधीनता में था, इसलिए जब तुर्की के सुल्तान को पता चला तो तुर्की के सुल्तान ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो नेपोलियन थोड़ा सा आगे बढ़ के सीरिया पर भी अधिकार कर लेता है। जब नेपोलियन यहां पर अभियान चला रहा है, यानी मिस्र में, सीरिया में इधर अभियान कर रहा था, उसी समय इधर राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, क्योंकि डायरेक्टरी बड़ी भ्रष्ट थी। फ्रांस में राजनीतिक स्थितियां बदल रही थी। जो उपलब्धियां उसे इटली के विरुद्ध प्राप्त हुई थी, या जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने इटली के विरुद्ध जीता था, वो सारे क्षेत्र अब नेपोलियन के जो विजय किए गए थे उन्हें वापस छीन लिया गया था। हालांकि नेपोलियन यहां पराजित अवश्य होता है, लेकिन फिर भी फ्रांस के लोगों को उम्मीद वास्तव में नेपोलियन से थी। नेपोलियन सीरिया को जीतने के बाद में वापस मिस्र आता है, इजिप्ट आता है, और यहां आने के बाद में जब उसे पता चलता है कि इटली की उसकी सारी उपलब्धियां धूमिल हो चुकी है और डायरेक्टरी उनको नहीं बचा पाती है, तो नेपोलियन अब अपनी सेना को मिस्र में छोड़कर वापस फ्रांस लौटता है 1799 में। ऐसा कहा जाता है कि जब नेपोलियन वापस फ्रांस लौटता है तो फ्रांस के लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया, खूब खुश हुए, लोगों ने गले लगाया, खूब जोरदार का स्वागत नेपोलियन का होता है। और नेपोलियन यहां आने के बाद में एक बात कहता है कि यदि मैं थोड़े समय पहले आता तो जल्दी होता, कुछ समय बाद में आता तो देरी हो जाती, मैं सही समय पर आया हूं। अब नाशपाती पक चुकी है। सही समय इसलिए था क्योंकि इस समय फ्रांस के लोगों की उम्मीद एकमात्र नेपोलियन बन चुका था। कुछ लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि नेपोलियन ने ये सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा के तहत हासिल की थी। नेपोलियन इस बात का प्रोपेगेंडा चला रहा था जिसमें यह दिखाया जाता था कि नेपोलियन बड़ा महान है, लोगों की एकमात्र उम्मीद नेपोलियन है, और फ्रांस की जो डायरेक्टरी है वो बेकार है। लेकिन हम लोग जब सही तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई ये हो सकती है कि प्रोपेगेंडा नेपोलियन के द्वारा चलाया गया हो, लेकिन कोई भी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से झूठा तो नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य या उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो अवश्य होती है। तो केवल प्रोपेगेंडा के तहत नेपोलियन अब इतना महान फ्रांस की जनता में नहीं बनता है, उसके पीछे नेपोलियन की महान कार्य भी थे। तो अब नेपोलियन फ्रांस आता है। नवंबर 1799 में नेपोलियन फ्रांस की डायरेक्टरी का जो शासन था, इस डायरेक्टरी को उखाड़ फेंकता है, और अब नेपोलियन इसके ऊपर यानी फ्रांस में डायरेक्टरी को हटाकर एक नए प्रकार की सरकार की स्थापना करता है। इस घटना को हमने पहले भी नाम दिया था ब्रूमेयर कू,
क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारी जो कैलेंडर था उसमें नवंबर के महीने को ब्रूमेयर कहा गया था। तो इस ब्रूमेयर षड्यंत्र या कू के द्वारा नेपोलियन अब फ्रांस में सत्ता प्राप्त कर चुका था। एक प्लेबिसाइट करवाया गया था, रेफरेंडल जो था वो करवाया गया था। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह में आप लोग जानते हैं कि जनता से राय ली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 99% से ऊपर जो जनता थी उसने नेपोलियन के पक्ष में वोटिंग की, और नेपोलियन अब फ्रांस का मुखिया बन जाता है। नेपोलियन ने एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था शुरू की थी, जिसकी बात हमने लास्ट वाले वीडियो में भी की थी, और इस नई प्रकार की शासन व्यवस्था को कंजुलेट कहा गया था या कंसुलेट कहा गया था। यानी नेपोलियन एक नया संविधान लागू करता है और एक नई प्रकार की सरकार का गठन करता है जिसका नाम होता है कंसुलेट गवर्नमेंट। इस सरकार में 3 कौंसल हुआ करते थे, और 3 कौंसलों में जो फर्स्ट कौंसल था वो खुद नेपोलियन था। 2 अन्य कौंसल थे, उनमें थे एक तो आबेसिये या सयस, और एक और जो थे वो थे ड्यूकस। बाद में इन दोनों को हटा दिया जाता है और कैम्बेसरी और लेब्रून को बनाया जाता है। लेकिन शासन के जो राइट्स जो थे, जो पावर जो थे, वो फर्स्ट कौंसल था उसके हाथों में थे, और वो खुद नेपोलियन होता है। तो इस नए प्रकार की शासन व्यवस्था में नेपोलियन सर्वेसर्वा हो जाता है, फर्स्ट कौंसल बन जाता है। इसमें एक स्टेट काउंसिल का गठन किया गया, और स्टेट काउंसिल के जो मंत्री होते थे वो सारे के सारे वो काम करेंगे जो नेपोलियन चाहेगा। यानी सारे के सारे स्टेट काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री जो होते थे, वो नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसमें एक 60 सदस्यीय सीनेट भी होती थी। यानी जिसमें 60 सदस्य होते थे वो सीनेट भी होती थी, और ये सीनेट नेपोलियन के आदेशों की पालना करेगी। कहने के लिए तो स्टेट काउंसिल भी थी, सीनेट भी थी, और भी छोटी मोटी चीजें थी, लेकिन फिर भी ये सब के सब नेपोलियन के आदेशों को मानते थे। जो नेपोलियन कहता था, यानी जो फर्स्ट काउंसिल कहा करता था, इन चीजों को मानते थे। नेपोलियन जैसे ही फर्स्ट काउंसिल बनता है और जैसे ही फ्रांस की सत्ता पर इसकी पकड़ स्थापित होती है या अधिकार होता है, उसके बाद में इसके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो यह था कि सत्ता का सुदृढ़ीकरण और केंद्रीयकरण किया जाए, और एक टारगेट यह था क्योंकि फ्रांस में अंदर देखो भारी परेशानियों से आदमी लड़ सकता है, लेकिन फ्रांस की क्रांति के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिससे फ्रांस के अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही थी। इसलिए नेपोलियन इस बात को समझता था कि बाहरी देशों के साथ तो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, लेकिन देश की आंतरिक जनता के साथ में किसी प्रकार के समझौते करने चाहिए। तो नेपोलियन का दूसरा टारगेट था कि जो असंतुष्ट लोग थे क्रांति काल में, उनके साथ में समझौते किए जाए। तो सबसे पहले नेपोलियन ने फ्रांस की आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया, और इसी आंतरिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसने एक काम तो किया कि फ्रांस के प्रशासन का या सरकार का सुदृढ़ीकरण किया और उसका सेंट्रलाइजेशन किया, केंद्रीकरण किया। और दूसरा काम था उन लोगों के साथ में समझौता जो क्रांति के समय से असंतुष्ट थे। तो एक नया संविधान लागू किया गया है। फ्रांस में हम लोग संविधानों की बात करते हैं तो सबसे पहला संविधान जो लागू किया गया था वो 1791 में लागू किया गया था, 1791 में लागू किया गया था, जिसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण हुआ था। 1792 में यह संविधान, जो पहला संविधान था, वो विफल हो जाता है, और नेशनल कन्वेंशन को नया संविधान बनाने के लिए
छोड़ा गया था, या उसका काम था कि वो नया संविधान बनाए। तो नेशनल कन्वेंशन ने एक नया संविधान दिया था और उसके तहत डायरेक्टरी की स्थापना होती है, जो दूसरा संविधान था। और अब एक बार फिर से नेपोलियन ने कंसुलेट गवर्नमेंट की स्थापना की है, यानी कुल मिला के एक और नया संविधान नेपोलियन के द्वारा दिया गया। एक काम जो नेपोलियन ने किया इस समय वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नेपोलियन ने प्रशासन का केंद्रीयकरण किया। नेपोलियन ने फ्रांस के प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट को नियुक्त किया। यानी प्रांतों का शासन संभालने के लिए उसने प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट जो थे उनको नियुक्त किया। नगरों में पहले की तरह ही जो मेयर होते थे उनको उसने नियुक्त किया। और ये सारे के सारे यानी प्रीफेक्ट, सब प्रीफेक्ट, मेयर, ये सारे के सारे लोग नेपोलियन के आदेशों को मानते थे। तो एक तो नया संविधान लागू कर दिया गया और दूसरा काम यह किया गया कि प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट और मेयर्स को अपने डायरेक्ट अधीनता में या अपने डायरेक्ट नियंत्रण में नेपोलियन लेता है। यानी फ्रांस के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। वैसे ऐसे कहा जाता है कि क्रांति से पहले जो बूर्बो वंश हुआ करता था फ्रांस में, जिसे निरंकुश राजतंत्र कहा बताया जाता है, नेपोलियन की व्यवस्था उससे ज्यादा निरंकुश थी, लेकिन फिर भी लोग नेपोलियन का साथ दे रहे थे। इसके पीछे के कारण यह है कि नेपोलियन से लोगों को उम्मीदें थी, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जो नेपोलियन को सपोर्ट कर रही थी। नेपोलियन खुद कहता है कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, लोगों को समानता चाहिए। और लोगों को, जो भी लोग थे, चाहे वो गरीब हो, गरीब लोगों को उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, धनी लोगों के लिए उनका धन और संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए। वो सारे राइट्स जो थे या वो सारी चीजों पर काम नेपोलियन कर रहा था। तो एक और काम जो किया गया नेपोलियन के द्वारा, वो किया गया इस दौर में कौंसल के रूप में, कि उसने पूरे फ्रांस के प्रशासन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया, केंद्रीयकरण कर दिया। नेपोलियन ने इस दौर में, क्योंकि नेपोलियन 1799 से लेकर 1804 तक कौंसल के रूप में काम करता है, उसके बाद में सम्राट बनेगा। तो दूसरा जो काम था जो नेपोलियन ने किया वो था कि उन लोगों के साथ में समझौता किया जो एमिग्रस लोग थे। यानी एमिग्रस लोगों के साथ में उसने समझौता किया। एमिग्रस लोगों की हमने पहले भी बात की है। एमिग्रस वो लोग थे, वो सामंत थे जो देश छोड़कर भाग गए थे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। नेपोलियन ने एमिग्रस लोगों के साथ में समझौता किया, उन्हें आश्वस्त किया कि वो वापस फ्रांस लौट के आए। यदि उनकी संपत्ति को किसी को दिया नहीं गया है तो उनकी संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। जो योग्य सामंत थे, उन योग्य सामंतों को नेपोलियन ने प्रशासन के ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। जिस प्रकार से आईएएस वगैरह जो होते हैं आजकल अपने यहां पर, उस प्रकार के पद नेपोलियन ने उनको दिए। यानी कुल मिला के एक और असंतुष्ट वर्ग जो था, एमिग्रस लोग, उनके साथ भी नेपोलियन ने समझौता कर लिया था। इसी काल में हमने पहले भी बात की थी कि चर्च के साथ में दिक्कतें चल रही थी, और हमने यह भी बात की थी कि आतंक के राज्य के दौरान जो रीन ऑफ टेरर जो था, उस समय चर्च बंद कर दिए गए थे।
चर्च की संपत्ति को छीन लिया गया था, चर्च को वेतन देना शुरू किया गया था पहले, और आतंक के राज्य के दौरान वो वेतन देना भी बंद कर दिया गया था, चर्च को बंद कर दिया गया था। क्योंकि फ्रांस जो है वो एक कैथोलिक देश था, और कैथोलिक देश में चर्च का बड़ा महत्व होता है, और इस बात को नेपोलियन भी समझता था। इससे न केवल चर्च के लोग प्रसन्न होंगे, बल्कि कैथोलिक लोग भी प्रसन्न होने वाले थे नेपोलियन के इस समझौते से। इसलिए नेपोलियन ने जो समझौता किया था पोप के साथ में, जिसे कॉन्कॉर्डेट कहा जाता है या कॉन्कॉर्डेट कहा जाता है, यह समझौता नेपोलियन ने पोप पायस 7 के साथ में किया। यानी पोप पायस 7 के साथ में नेपोलियन ने समझौता किया। इस समझौते की शर्त यह थी कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो संपत्ति चर्च की छीन ली गई थी, वो संपत्ति अब चर्च को वापस नहीं मिलेगी। इस बात को पोप ने स्वीकार कर लिया। कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजकीय धर्म घोषित किया गया, चर्च वापस खोल दिए गए, चर्च के धार्मिक अधिकारियों को वापस वेतन देने की बात कही गई कि स्टेट की ओर से, राज्य की ओर से उन्हें वेतन दिया जाएगा, सरकार की ओर से। और साथ में ही इस समय यह भी बताया गया कि जो नॉन जूरर्स थे, हमने बात भी की थी पहले कि फ्रांस की जब क्रांति चल रही थी उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। एक ऐसा संविधान बनाया गया था जो केवल और केवल पादरियों के लिए था, जिसे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लेर्जी कहा गया था। उस संविधान की शपथ लेना धार्मिक अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया गया था। जिन धार्मिक अधिकारियों ने इस संविधान की शपथ ली थी उन्हें ज्यूरर कहा गया था, और जिन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था या शपथ नहीं ली थी उन्हें नॉन ज्यूरर कहा गया था। और नॉन ज्यूरर लोगों को, पादरियों को, जो धार्मिक अधिकारी थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। और नेपोलियन ने घोषणा की कि जिन नॉन ज्यूरर धार्मिक अधिकारियों को जेल में डाला गया था उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। एक काम यह किया गया। जो धार्मिक अधिकारी होते थे बिशप्स, इन बिशप्स की नियुक्ति पोप के द्वारा होगी, लेकिन इनके जो नाम दिए जाएंगे वो नेपोलियन खुद देगा। यानी नेपोलियन फ्रांस में कौन कौन से बिशप्स होंगे उनका नाम नेपोलियन पोप को देगा, एक लिस्ट बना के देगा, और जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में होंगे पोप उन्हीं को बिशप की नियुक्ति पर आदेश देगा। तो इस तरह से पोप पायस 7 के साथ में जो समझौता हुआ था वो भी, यानी कैथोलिक धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, वो भी अब कारगर हो चुका था। और पोप जो था अब नेपोलियन की सत्ता को मान्यता दे देता है। तो एक तो नया संविधान लागू किया गया, एक जो फ्रांस था उसके प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया, एक और काम एमिग्रेस लोगों के साथ में समझौता हो गया, और अब एक समझौता पोप के साथ भी हो गया था। इसी काल में जब कौंसल के रूप में नेपोलियन काम कर रहा है, उस समय उसने एक विधि संहिता बनाई थी जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। यह सबसे बड़ा और जोरदार काम था, क्योंकि फ्रांस में अभी तक किसी भी प्रकार के जो कानून थे वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तो पहली बार एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना फ्रांस में करता है वो नेपोलियन करता है क्रांति के बाद में। तो नेपोलियन ने एक विधि संहिता दी जिसे बाद में नेपोलियन कोड कहा गया। तो नेपोलियन कोड या विधि संहिता जो थी, इसमें 5 प्रकार के कानून थे, जिनमें एक था सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, दूसरा था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर,
तीसरा था पिनल कोड, चौथा था कोड ऑफ पिनल प्रोसीजर, और पांचवा था कॉमर्शियल कोड। यानी नेपोलियन ने 5 प्रकार के कानून फ्रांस में लागू किए। सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए कौन कौन से कानून होंगे, सिविलियंस के लिए जो जो कानून थे वो सारे के सारे इसमें लिखे गए। और ये कहते हैं कि इसी सिविल कोड को ही अलग से नेपोलियन कोड कहा गया था। 1802 में नेपोलियन ने इस कानून संहिता या विधि संहिता जो थी इसकी घोषणा की। किसी भी सिविलियन के द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा या कोई इनको तोड़ा जाता है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में चिन्हित किया गया था। पिनल कोड यानी अपराधियों के लिए कौन कौन से अपराध होते हैं, कौन कौन सी चीजें अपराध मानी जाएगी वो इसमें लिख दिया गया। और अपराधियों को किस तरह से सजा दी जाएगी, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको कोड ऑफ पिनल प्रोसीजर में लिख दिया गया। और जो व्यापारिक कानून थे उनको कॉमर्शियल कोड में लिखा गया। नेपोलियन खुद कहता है कि मेरे 40 युद्धों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो मेरी कानून संहिता होगी। और ऐसा होता भी है। आज भी खूब सारे या कई कानून ऐसे लागू है फ्रांस में जो नेपोलियन की संहिता से उठाए गए हैं। जैसे कहा जाता है कि आज भी फ्रांस में कोई विवाह होता है तो उस विवाह के दौरान, उस शादी के दौरान जो शपथ ली जाती है वो नेपोलियन कोड के तहत ली जाती है। नेपोलियन कोड या जो सिविल संहिता जो थी, सिविल कोड जो थे, उनमें ज्येष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। पैतृक संपत्ति के ऊपर सभी पुत्रों का समान अधिकार स्वीकार किया गया। समानता स्थापित करने की बात कही गई, यानी समानता के राइट्स जो थे, अधिकार जो थे वो दिए गए। पिता को परिवार में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई। विवाह, तलाक, ये सारी चीजें इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई। और लेकिन इसकी कमी यह थी कि इसमें महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, महिलाओं को इतना वेटेज नहीं दिया गया था। कुल मिला के फ्रांस में एक सुदृढ़ कानून जो व्यवस्था थी वो स्थापित करने का प्रयास नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के द्वारा देने का प्रयास किया, जिसमें 5 प्रकार के कानून होते थे। एक और काम नेपोलियन के द्वारा यह किया गया। चूंकि लगातार युद्धों में शामिल होने के कारण और लगातार फ्रांस के आंतरिक स्थिति में अराजकता की स्थिति के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इसलिए नेपोलियन ने कुछ और सुधार किए और वो सुधार थे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में एक सबसे जोरदार काम किया नेपोलियन ने, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। यानी 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना के बाद में फ्रांस की वित्त व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से सिस्टमेटिक करने का काम संभव हो पाया। एक नई मुद्रा चलाई गई थी जिसे बोला गया था फ्रैंक। हमने इससे पहले भी बात की थी कि क्रांतिकाल में एक नई मुद्रा चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या नाम उसको दिया गया था। कागजी मुद्रा जो चलाई गई थी जिसकी हमने पहले बात की थी। अब एक नई मुद्रा चलाई गई, उसका नाम था फ्रैंक। इसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम जो था, करों की वसूली पर कठोरता से लागू की गई और कर जो थे वो सबके ऊपर समान रूप से लागू किए गए। एक फंड बनाया गया था जिसे बोला गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड। यह एक ऐसा फंड था
जिसके द्वारा युद्धों का खर्चा फ्रांस की जनता पर ना पड़े, ये प्रयास किए गए थे। यानी किसी भी देश के ऊपर आक्रमण किया जाता है, उस देश को पराजित करने के बाद में उससे कुछ धन लिया जाएगा और उस धन को, उस पैसे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड में जमा कराया जाएगा। यानी जो सेना होगी उसका खर्चा यहां से निकलेगा। तो अब फ्रांस के लोगों को जो युद्ध लड़े जा रहे थे उसका फ्रांस की जनता से इसका भार हटाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। यानी कुल मिला के जो आर्थिक सुधार थे वो भी नेपोलियन के द्वारा किए गए थे, अच्छे आर्थिक सुधार थे, जिनमें आपको मेन आपको याद रखना है। एक तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, फ्रैंक नामक एक नई मुद्रा जारी की गई, रेवेन्यू के जो जितने भी काम थे, जो पहले जो टैक्सेस नहीं वसूले जा रहे थे सही ढंग से, या कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए गए थे, इन सारी विसंगतियों को उसने दूर किया। और इसके अलावा एक अलग से फंड का निर्माण किया गया था जिसको बोला गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड, जिसका काम होता था कि युद्धों का खर्चा फ्रांस की जनता पर कम से कम हो या उसके ऊपर प्रभाव कम से कम पड़े, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार नेपोलियन के द्वारा किए गए। इन सुधारों की यदि हम बात करते हैं, नेपोलियन ने प्राइमरी, मिडिल, हर स्तर पर स्कूलों की स्थापना करवाई। यानी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की स्थापना करवाई। उसने हायर एजुकेशन के बड़े अच्छे प्रयास किए। उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के लिए भी खूब प्रयास किए। अलग से तकनीकी संस्थाएं स्थापित की गई थी। पेरिस में फ्रांस का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जिसे इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस कहा गया। एक अर्ध सैनिक आवासीय स्कूल खोले गए जिन्हें लाइसिस कहा गया था। कुछ टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए कि लाइसिस क्या है। नेपोलियन के द्वारा स्थापित अर्ध सैनिक आवासीय जो स्कूल होते थे उन्हें लाइसिस कहा गया था। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इसने ध्यान दिया और नॉर्मल स्कूल की स्थापना की, जिन्हें नॉर्मल स्कूल्स कहा गया था, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। जैसे अपने यहां पर बीएड होती है, उसी प्रकार से वहां पर जो बीएड करवाने का काम करते थे वो नॉर्मल स्कूल्स किया करते थे। फ्रांस या फ्रेंच भाषा में शिक्षा का माध्यम रखा गया। शिक्षा जो थी वो राज्य के प्रति समर्पण का भाव रखने वाली शिक्षा थी। और इसके अलावा फ्रांस की शिक्षा पर धार्मिक प्रभाव भी रहा। तो कुल मिला के एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार नेपोलियन के द्वारा किए गए। इसके अन्य सुधारों की बात करें, नदियों के लिए पुल वगैरह जो थे, सड़कों का इसने निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, नदियों के ऊपर पुलों का निर्माण करवाया। जो दलदली भूमि हुआ करती थी उसे कृषि योग्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने एक पुरस्कार की शुरुआत की थी और उस पुरस्कार को कहा गया था लीजियन ऑफ ऑनर। तो लीजियन ऑफ ऑनर पुरस्कार शुरू किया गया। नेपोलियन खुद कहा करता था कि लोगों को खिलौने दो और राज करो। यानी लोग इन खिलौनों से जो ऑनर उनको मिलेंगे उनसे खुश हो जाएंगे और उसके बाद में राज करो। तो कुछ खूब सारे और भी सुधार उसके द्वारा किए गए थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1799 में जब उसने डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका, डायरेक्टरी को हटा दिया और उसके बाद में कौंसल सरकार की स्थापना की या कंसुलेट सरकार की स्थापना की, तो 1799 से लेकर 1804 जब तक वो सम्राट नहीं बन जाता है तब तक नेपोलियन ने कौन कौन सी सुधार किए, ना केवल आर्थिक में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में नेपोलियन ने सुधार किए। नेपोलियन को 1799 में फर्स्ट कॉन्सुल बनाया गया
1802 में ये कहते हैं कि एक बार फिर से नेपोलियन ने प्लेबिसाइट करवाया, जनमत संग्रह करवाया और आजीवन नेपोलियन को फर्स्ट कौंसल बना दिया गया। 1799 में ये जो कौंसल का पद था ये 10 साल के लिए था और अब 1802 में नेपोलियन आजीवन फर्स्ट कौंसल बन चुका था और 1804 में नेपोलियन ने तीसरी बार प्लेबिसाइट करवाया और अब की बार नेपोलियन को सम्राट घोषित किया गया। और ये कहते हैं कि ये जो 3 बार प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह करवाए गए थे, इन तीनों ही जनमत संग्रह में नेपोलियन को 99% से ऊपर वोट मिले थे। हालांकि कुछ ये दावा करते हैं कि लगभग 55-60% के आसपास वोट मिले थे। नेपोलियन ने ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए थे। खैर जो भी रहा हो, लेकिन फिर भी लोगों ने नेपोलियन की सत्ता को मान्यता तो दी थी। अब लास्ट बात आज के दिन की हम ये करेंगे कि इस समय जब नेपोलियन ने कंजुलेट गवर्नमेंट की स्थापना की या कंसुलेट गवर्नमेंट की स्थापना की, जो चलती है 1799 से लेकर 1804 तक, इस दौरान कुछ विदेशी शक्तियों के साथ में भी युद्ध लड़े थे, संधियां की थी। एक हमने पहले भी बात की है कि एक अभियान था उसका इटली अभियान तो पहले हो चुका था। एक जो उसका संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था इंग्लैंड, जो बड़ा संघर्ष चलता है। मिस्र अभियान को बीच में छोड़ के आया था ये, और मिस्र अभियान उसका सक्सेस भी नहीं हो पाता है और वो वापस आ जाता है। इंग्लैंड के साथ में जो देश लड़ रहे थे उनमें मुख्य देश थे पर्सा और एक देश था ऑस्ट्रिया। बाद में इंग्लैंड के नेतृत्व में दूसरे गठबंधन की शुरुआत हुई, उसका निर्माण हुआ। पर्सा जो था वो पहले पराजित हो ही गया था, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड ने एक बार फिर से दूसरा गठबंधन तैयार किया, यानी दूसरा कोलिशन तैयार किया, जिसमें इंग्लैंड खुद था, ऑस्ट्रिया भी था और रूस भी था। मुख्य देश ये थे, और भी शामिल थे। सबसे पहले नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया ने पराजित होने के बाद में ल्यूनविले की संधि कर ली थी और ल्यूनविले की संधि के बाद में ऑस्ट्रिया अलग हो गया। रूस ऑस्ट्रिया की इस हरकत से नाराज होकर अलग हो गया। एक देश बचा था जो नेपोलियन के विरुद्ध या फ्रांस के विरुद्ध लड़ रहा था, वो था इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ में भी एक संधि हो जाती है जिसे अमीन्स की संधि कहा जाता है 1802 में। यानी कुल मिला के शुरुआत में नेपोलियन इन विदेशी शक्तियों को भी कंट्रोल करने का काम या इनके साथ में समझौते करने का काम सफलतापूर्वक कर पाता है और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। वो कहानी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।